पेंटागन के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे कंसील्ड टारगेट्स हैं जो सतह पर नहीं हैं, सरफेस के अंडर है। और उनको ये क्या, ये दुनिया में बच्चे बच्चे को अगर पता है तो क्या ये पेंटागन बड़ी मशक्कत के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ये लिस्ट तैयार हो रही है और उसके बाद कहा जा रहा है टारगेट छिपे हुए हैं, इनको तबाह करना मुश्किल होगा। ये सब चल क्या रहा है श्रीवास्तव सर? देखिए दिनेश, इस वक्त ट्रंप साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो डील कैसे करें जो 2015 में ओबामा की डील से बेटर हो। ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई है क्योंकि ये वॉर ऑफ चॉइस है और उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूछना चाहती है और बार बार पूछ रही, रेटिंग भी बहुत गिर रही है। 62% पीपल एज ऑफ नाउ यूएस सिटीजन्स दे वांट टू नो व्हाई आर यू फाइटिंग दिस वॉर। तो उनको कुछ तो लेके जाना है। और आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बताई कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अभी उन्होंने जो अटैक किए बंदर अब्बास पे उसको डिफेंसिव एक्ट बोला। डिफेंसिव एक्ट का मतलब किसी ने ऑफेंस किया आपके ऊपर। तो वो क्या था, बीच में खबर आई थी कि F-35 के ऊपर अटैक हुआ है, एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया है। तो क्या अभी भी ईरान के पास क्षमता है इन असेट्स को गिराने की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जहां तक आपने नेतन्याहू और ट्रंप की बात की, उसमें एक बात बहुत खास तौर से देखने वाली है कि दोनों एक पेज पे हैं कि नहीं है, लेकिन नेतन्याहू बड़ी तेजी में लग रहे हैं। शायद उनको ट्रंप ने बोला है जो करना है 2-4 दिन का टाइम है उसमें कर लो, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं। डोमेस्टिक ऑडियंस ट्रंप की एक तरह से प्रेशराइज कर रही है, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि दिस वॉर मस्ट एंड, बिकॉज इसका जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रही है विश्व में, वो अपने आप में एक अलग संभावना पैदा कर रही है हर तरह की, जिसमें कि अगर आप कर्नल मैकग्रेगर को सुनते हैं तो उनकी वजह से ये पता चलता है कि फेमिन भी आ सकता है, या पीपल हु आर डाइंग ऑफ हंगर नाउ, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो आपके फूड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, बहुत सारी फर्टिलाइजर। लेकिन अब सवाल ये है सर कि अगर ये 2-4 दिन में कर लो वाली बात थी, तो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं। कई न्यूज एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि आज का दिन था जो जिसके लिए कहा जा रहा था नेतन्याहू की तरफ से, तो फिर आज का दिन टाला क्यों गया? सवाल ये है कि कौन किसको कह रहा है और कौन किसकी मान रहा है। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो ट्रंप मान रहे हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं वो नेतन्याहू मान रहे हैं, या दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं? और क्या ये एक पेज वाली बात मानी जाए? सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का क्या दावा है जरा वो भी देख लीजिए। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री कह रही है दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर पर उतर आया है। अब क्यों उतर आया है? क्योंकि सैन्य मोर्चे पर उसे बेहद बुरी तरह नाकामी हाथ लगी है, इसलिए वो अब जो रास्ता अपना रहा है वो आर्थिक दबाव का अपना रहा है, साइबर हमले जैसी रणनीति इसमें शामिल है और समाज में उकसावे की रणनीति भी इसमें शामिल है। अब वो हाइब्रिड वॉरफेयर पर उतर आए हैं, वो जिसको कन्वेंशनली जो आप काइनेटिक वॉर कहते हैं वो सीधे सीधे हो सकता है उतना ना दिखाई दे, लेकिन और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं क्योंकि इनको सैन्य मोर्चे पर बड़ी बुरी तरह शिकस्त झेलने को मिली है। ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट है या ये मैटर ऑफ फैक्ट दिखाने वाला स्टेटमेंट है? श्याम सर नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा कहा आपने दिनेश जी। देखिए वैसे तो मैं शांति प्रिय हूं, सबको सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी डील हो जाए, लेकिन बात यहां पर कुछ और है। आपने हाइब्रिड श्याम सर जी, अगर आप पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि आप शांति प्रिय हैं कि नहीं, उनका यही स्टेटमेंट आएगा मैं शांति प्रिय हूं। नेतन्याहू से पूछे कोई ऐसा आदमी आप बता दीजिए। आप मुझे भी ऐसे ही मान के चलो, कहीं पे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल चाहिए। तो मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता, पर मेरी भी यही लाइन है। शिकारी अमेरिका पंजों पर है, शिकारी अमेरिका पंजों पर है, ईरान पहले से शिकंजों पर है। आप समझिए ये पहले से तैयारी की गई थी, सब कुछ पता था अमेरिका को ये वॉर एनालिसिस के बाद रुकेगा। ईरान के कई लीडर कह रहे हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि ऑपरेशनल पॉज ले लेगा, डील कर देगा, फिर से स्मेल करेगा, इंटेलिजेंस स्कैन करेगा, पॉलिटिकल कवर करेगा और फिर से मारेगा। क्या लिवरेज बचेगा मेरे पास? मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दूं, वो मेरा सबसे बड़ा कोहर्सिव वेपन है। आगे बात के पोस्ट वॉर रियलिटीज क्या रह जाएगी? ईद के दिन में जब वो मैसेज देते हैं कि मिडिल ईस्ट को कवर नहीं करेगा गल्फ, और हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे मारने के लिए। अमेरिका ने कहा है कि अब्राहम अक्रॉड कर लो, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट उनके पहलू में आ जाए, और ईरान कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। ये समझिए दोनों तरह की बातें, बड़ा भारी निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैंने इसका आकलन किया जब ब्लॉकेट के ऊपर लिखा 15-16 मार्च को, और जब मैंने कहा कि डी डे आने वाला है, जिस दिन ऑल 6 फोर्सेज जो सेंट्रल कमांड के हैं, चाहे वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एआई, स्पेस एंड स्पेशल फोर्सेज, जब एक साथ 10,000 सैनिक जो बाहर से आए हुए हैं, ये सब मिलकर स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ, और दूसरे देश जो टैसिट सपोर्ट दे रहे हैं, चार्ल्स डिगॉल जैसे लोग, ये सब जिस दिन मिल जाएंगे,
तब जाके आप देखेंगे क्या होगा। अब एक और बात मैं जल्दी से, लेकिन फिर जो आपने 16-17 तारीख को इस पर एक राइटअप लिखा, उसमें आपने क्या अज्यूम किया था, कब तक ये होने वाला है? अनलिमिटेड वॉर, पहले तो मैंने ब्लॉकेट की विस्तार से चर्चा नहीं, तो आपको दिखाई दे रहा था कि ये वो विंडो है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। 100%। आप कौन सी विंडो है सर? मेरे चारों में मैंने बड़ी अच्छी तरह, पिवोटिंग ग्राउंड एंकर, काम एंकर, पिवोटिंग ग्राउंड, सेंट्रल कमांड शिफ्टिंग फ्रॉम ग्राउंड एंकर टू पिवोटिंग बुट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। नहीं सर, बातें की मैंने उसके ऊपर। सर ये तो हमारे दर्शकों को तो ये आपका बहुत सारा टेक्निकल मामला है, ये अगर वो समझना चाहें कि वो कौन सी जगह है जहां पर अमेरिका हमला कर सकता है। बताता हूं मैं, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। कब टाइम? बिल्कुल, ये जो आपने अटैक देखा ये बंदर अब्बास पे, आप वो पकड़ा था उसने 1988 में, एक बोट को पकड़ा था माइन लेते हुए और यूनाइटेड नेशन में गया, प्रूफ किया कि माइन लगाया गया था। ठीक है, बोट पे आपने अटैक किया, F-35 की क्या जरूरत थी आपको? बंदर अब्बास क्यों जाना था? नहीं। स्मेल किया आपने, आपका एम्फीबियस लैंडिंग की रेट्स जो नई होगी वो थी, उसकी तैयारी है सर। वो टाइम नहीं मिल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं। आप बाकी बातें बता रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, जोश के साथ बता रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं।